हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके टेक 07 पर। देखिए, आज की जो क्लास होने वाली है वो जितने भी एग्जाम में कंप्यूटर पूछा जाता है, चाहे बीएसएफ, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल या एएसआई हो, जो आगे 2 महीने में एग्जाम होने वाला है, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर एंड एएसआई हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट 5512 हो या बीपीओ हो, इसके अलावा दिल्ली पुलिस हो, एसएससी हो, जितने भी एग्जाम में कंप्यूटर पूछा जाता है उन सभी एग्जाम के लिए आज की क्लास जो है काफ़ी उपयोगी साबित होने वाली है। आप सभी लोग क्लास से जुड़े रहिए और सारी के सारे क्वेश्चन को देख लीजिए। आज का टॉपिक जो है वो एम एस एक्सेल है। एम एस एक्सेल में आज की क्लास में 50 क्वेश्चन कराऊंगा और एक और एम एस एक्सेल की क्लास कराऊंगा, उसमें 50 क्वेश्चन करा दूंगा। जिन लोगों ने बिल्कुल भी एम एस एक्सेल नहीं पढ़ा है वो लोग ये क्वेश्चन कम से कम ये 100 क्वेश्चन रट लेंगे तो आपके जितने भी एग्जाम में एक्सेल से क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर में, तो आप वो सारे के सारे क्वेश्चन परीक्षा में करके आएंगे। कहीं ना कहीं आपका स्कोर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। काफ़ी स्टूडेंट डरते हैं कि एक्सेल जो एम एस ऑफिस है वहाँ से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, इसीलिए मैं पहला टॉपिक लेके आया हूँ एम एस एक्सेल। कृपया आप क्लास को पूरा देखिए और क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। और पीडीएफ कोई नहीं पूछेगा, मैं अभी से बता दे रहा। आप इसी नाम से टीके टेक 07 के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे और ये सारे के सारे क्वेश्चन आप बार बार पढ़ लेंगे। जितने भी एग्जाम में रिसेंटली कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए एक्सेल से रिलेटेड, वही मैं आपको यहाँ पे कराने की कोशिश करूँगा। आप एक बार पूरी क्लास लीजिए और एग्जाम देके आइए। यकीन मानिए आप कहीं ना कहीं बाकी स्टूडेंट से अच्छा स्कोर करके आएंगे। जो टॉपिक मैं करा दूंगा कम से कम उसमें तो आप अच्छा स्कोर करके आएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। कोशिश करूंगा प्रैक्टिकल के माध्यम से भी मैं आपको चीज़ें बताता चलूंगा, जो ताकि जो लोग बिल्कुल नए हैं, कंप्यूटर नहीं पढ़ा है, वो काफ़ी चीज़ें समझ जाए। चलिए आगे बढ़। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह है। जो एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह है, तो एक्सेल वर्कबुक जो संग्रह है वो है वर्कशीट एंड चार्ट का। चलिए मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। एक्सेल पे चलते हैं। ये देखिए मैंने एम एस एक्सेल की फाइल ओपन करके रखी हुई है, ठीक है। एम एस ऑफिस का पैकेज है, उसी में एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट और एम एस एक्सेस मिलता है। तो एक्सेल की मैंने यहाँ पे फाइल ओपन करके रखी है। शायद थोड़ा सा जूम कर दूँ आप लोगों को, थोड़ी चीज़ें अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो ये डिफ़ॉल्ट रूप से एम एस एक्सेल की ये विंडो ओपन होके आ चुकी है। ये जो सबसे ऊपर टॉप पे ये पट्टी है, इसे टाइटल बार कहते हैं। ध्यान रखिए, इसे टाइटल बार कहते हैं। और जो टाइटल बार पे ये जो राइट साइड ये बटन है, इन्हें कंट्रोल बटन कहते हैं। ये जो माइनस वाला है इसे कहते हैं मिनिमाइज, ये मैक्सिमाइज, और इसे रिस्टोर बटन कहते हैं या क्लोज बटन। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, ठीक है, और क्लोज बटन। ये है वो सर्च टैब है। और ये जो है इस पे क्या है, ये देखिए क्विक एक्सेस टूल बार है, अंडू, रीडू और सेव, तीन, यानी कि ऊपर की सबसे पट्टी है उसे टाइटल बार कहेंगे। ये जो बटन है फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, डेवलपर एंड हेल्प, एक्रोबैट, ये इन बटन्स को हम मेन्यू या टैब बोलते हैं। यानी कुल मिला के 3, 6, 9 और 11 टैब हैं एम एस एक्सल 365 में। अब ध्यान रखेंगे 2021 से एम एस एक्सल 365 हो गया है। अब पहले जो आते थे ईयर वाइज वर्जन आते थे वो आना बंद हो गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने बोला हम एम एस 365 देंगे और इसी में अपडेट करेंगे, ठीक है। इससे रिविन बोलते हैं। ये देखिए टैब, जैसे फाइल टैब को ओपन किया, इसके जितने भी फंक्शन हैं यहाँ ओपन होके आ चुके हैं। ये होम टैब है, देखिए होम टैब ये डिफॉल्ट रूप से ओपन है और इसके जितने भी फंक्शन है ये नीचे रिबन में आ चुके हैं। ऐसे इंसर्ट टैब, ये इसके फंक्शन आ चुके हैं। पेज लेआउट, इसके फंक्शन आ चुके हैं। फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, हेल्प और एक्रोबैट, ठीक है। तो कुल मिला के सबसे ऊपर की जो पट्टी होती है उसे आप टाइटल बार कहते हैं। और टाइटल बार पे जो लेफ्ट साइड ये कॉर्नर होता है उस पर हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। इसमें 3 बटन होते हैं, अंडू, रीडू और सेव। हालांकि हम ऐड भी कर सकते हैं। और जो राइट साइड जो बटन होते हैं वो होते हैं मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन, ठीक है। अब फिर इसे रिबन कहते हैं, मैंने बता दिया। ये टैब या मेन्यू होते हैं। इसके बाद
ये शीट देख लीजिए आप लोग, ये जो शीट है, ये देखिए ये कॉलम होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, इस टाइप से कॉलम है। लास्ट कॉलम जो होगा वो मैं आपको दिखा दूं। कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस किया, एक्स एफ डी। देखिए एम एस एक्सेल होता है, उसमें जो लास्ट कॉलम है उसका एड्रेस पेपर में खूब पूछा जाता है, एक्स एफ डी। आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे और चीज़ें लिखते चलेंगे, कोशिश करेंगे बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आपकी क्लियर हो जाएंगी। यानी कि एम एस एक्सेल 365 जो कि अपडेट वर्जन है, उसमें लास्ट कॉलम है एक्स एफ टी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर लास्ट रो की बात करूं, कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे, देखिए स्टार्टिंग के कॉलम पे आ गए, ए से लेकर एक्स एफ डी तक कॉलम है इसमें। और ऐसे ही रो की बात करूं, इन्हें रो बोलते हैं, 1 2 3 4 ये रो है। मैंने कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस किया, जो रो है वो है 10 48 576, ठीक है, 10 48 576, ये इसमें रो है। तो ध्यान रखेंगे रो की संख्या इतनी है और कॉलम की संख्या ए से लेके ए एक्स एफ डी, और रो की संख्या 1 से लेकर 10 48 576 तक है दोस्तों। ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए ये जो आपको एरिया दिख रही है, ये वर्किंग एरिया, ये देखिए इसे हम सीट कहते हैं, वर्क सीट। क्या कहते हैं? वर्क सीट। और देखिए डिफॉल्ट रूप से इसमें जो वर्कशीट है वो कितनी है, एक है वर्कशीट। अगर हम चाहेंगे तो इसमें देखिए एक और, मैंने वर्कशीट यहाँ से प्लस पे क्लिक करूंगा, एक वर्कशीट और ऐड हो जाएगी, वर्कशीट 2 हो गई, देखिए वर्कशीट 3 हो गई, वर्कशीट 4 हो गई। अब देखिए वर्क, मैंने सिर्फ एक ही फाइल खोली है, ओपन की है, इस पे भी मैं कुछ लिख सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एप्पल लिख दिया, वर्कशीट 2 पे भी मैं कुछ लिख सकता हूँ, मैंने यहाँ पे बनाना लिख दिया। और वर्कशीट 3 पे भी मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए कई सारी वर्कशीट ओपन होके आ गई। तो जो वर्कशीट ये सारी की सारी ओपन होके आ गई, और इनसे एक मेन जो फाइल बनी है उसे वर्क बुक कहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए बुक 1 लिखा है, डिफॉल्ट रूप से इसका जो नाम है वो बुक 1 सेव होता है ऑटोमेटिक। यानी कि जैसे हमारी बुक होती है उसमें कई सारे पेज होते हैं या सीट होती है, उन सभी पेजों को या उन सभी सीटों को कलेक्ट कर दो तो एक बुक बन जाती है। इसी टाइप से बहुत सारी सीट अगर इसमें क्लिक कर दोगे तो देखिए आप यहाँ से ये 4 सीट मैंने ओपन कर ली, बट ये चारों सीटों का जो कलेक्शन है वो बुक 1 में है, डिफॉल्ट रूप से इसका नाम बुक 1 है। तो कुल मिला के मैं बोल सकता हूँ, जो क्वेश्चन था एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह है, वर्कशीट एंड चार्ट का, ठीक है। वर्कशीट एंड चार्ट, ये वर्कशीट हो गई। अब इसमें चार्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं, हम यहाँ से जाएंगे, ये चार्ट वगैरह यहाँ से ले सकते हैं। तो सबसे अच्छा ऑप्शन है, डेटा अभी कोई है नहीं इसलिए चार्ट आया नहीं, डेटा होगा तो चार्ट बन के आ जाएगा। आगे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों वहां पे मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन उम्मीद है समझ में आ गया होगा और बहुत सारी चीजें आपको क्लियर भी हो गई होंगी। तो ये इसका एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह है, वर्कशीट एंड चार्ट का। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, इनमें से कौन सा एम एस एक्सेल में मान्य काउंट फंक्शन नहीं है, काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक और काउंट नंबर्स। ध्यान रखिए 3 ऑप्शन है, काउंट भी होता है, काउंट ए भी होता है और काउंट ब्लैंक भी होता है। चलिए इसे मैं आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से बताता हूँ, तो आपको कहीं ना कहीं चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे लिख दिया 1 और यहाँ पे लिख दिया 2 और यहाँ पे लिख दिया ए और इसे छोड़ दिया ब्लैंक, इसे लिख दिया बी और इसे लिख दिया 3, ठीक। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये जो सेल है B1 में 1 लिखा है, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेल एड्रेस ऑटोमेटिक लिख के आ जाता है फॉर्मूला बार में, ठीक है। ये फॉर्मूला बार है और ये नेम बॉक्स है, नेम बॉक्स में B1, देखिए कॉलम पहले आता है, ये बी है, ये बी पहले आ गया और ये 1 है, ये रो पहले आ गया। जहाँ भी आप क्लिक करेंगे उसका नेम बॉक्स, इसे नेम बॉक्स बोलते हैं, इसे D5 लिखा है, देखिए नेम बॉक्स, और इस सेल का नेम लिख के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ नंबर इंसर्ट करा लिए, 1 2 सॉरी 1 2 1 ब्लैंक और बी और 3। यहाँ पे देखिए मैंने फॉर्मूला लगाया, इक्वल COUNT काउंट, और यहाँ पे मैंने ये जो रेंज है वो यहाँ से सिलेक्ट कर दी, रेंज जैसे भी आप दे सकते हैं और वैसे भी आप दे सकते हैं, और एंटर कर दिया। यहाँ पे देखिए 3 एंटर होके आ चुका है दोस्तों, 3 आ गया, 3 हमारा आउटपुट हो गया है।
देखिए ये फॉर्मूला लगाया मैंने काउंट वाला, B1 से लेकर कहाँ तक काउंट किया, B6। यानी कि काउंट फंक्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ नंबर को काउंट करेगा, ना ब्लैंक को काउंट करेगा और ना ये करेक्टर को काउंट करेगा। 1 2 3 यानी कि नंबर फंक्शन किसे काउंट करेगा। इसी टाइप से आपके क्वेश्चन भी आते हैं, यहाँ पे दे दिया जाएगा सेल का एड्रेस और बता दिया जाएगा नंबर है क्या है। तो नंबर फंक्शन ने सिर्फ और सिर्फ काउंट को यहाँ पे क्या किया, काउंट किया। अब देखिए काउंट ए मैं लिख देता हूँ, इसी फंक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। काउंट ए आप लिखेंगे तो नंबर को भी काउंट कर लेगा और ये करेक्टर को भी काउंट कर लेगा। अब ये बताएगा 5, देखिए इसने बता दिया 5। फंक्शन देखिए कौन सा लगा, काउंट ए। यहाँ भी आप देख सकते हैं क्लिक करके, या फिर इसमें भी आप देख सकते हैं फॉर्मूला बार में, यहाँ भी काउंट ए, ठीक है। अब अगर आप लगा देंगे काउंट ब्लैंक, स्पेस कुछ भी नहीं होगा पीछे, काउंट BLANK, काउंट ब्लैंक, ये देखिए केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, चाहे स्मॉल लिखिए चाहे कैपिटल लिखिए आ जाएगा। काउंट ब्लैंक, देखिए एक आ गया, एक किस लिए आ गया, यहाँ पे एक ब्लैंक सेल है। इस रेंज में जो भी हमने यहाँ पे रेंज दी है, देखिए B1 से लेकर B6 तक जो यहाँ पे ब्लैंक सेल है वो ब्लैंक को काउंट कर दिया, यहाँ पे एक आ गया। कुल मिला के ऊपर के जो 3 फंक्शन थे ठीक है। काउंट नंबर ये कोई फंक्शन नहीं होता, काउंट नंबर। ये देखिए नेम एरर आ गई, नेम एरर तभी आएगी जब फॉर्मूला हम गलत यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए निम्न में से कौन सा MS एक्सेल में काउंट फंक्शन नहीं है, तो काउंट फंक्शन सिर्फ और सिर्फ नंबर को काउंट करेगा। याद रखिए, सुनते रहिए जैसे मैं बोल रहा हूँ, बहुत जरूर इंपॉर्टेंट क्लास है। काउंट ए फंक्शन जो है नंबर और करेक्टर दोनों को काउंट कर लेगा। काउंट ब्लैंक फंक्शन सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक सेल को काउंट करेगा। और काउंट नंबर ये कोई फंक्शन नहीं होता। तो यही हमारा गलत जवाब है, बाकी ठीक है, समझ में आ गई होगी उम्मीद है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is a valid absolute address of a cell at the intersection of the second row and seventh column in the MS Excel worksheet? कुल मिला के निम्नलिखित में से MS Excel वर्कशीट में दूसरी पंक्ति और सातवें कॉलम के चौराहे पर, चौराहे का मतलब इंटरसेक्ट, वैध सेल निरपेक्ष पता क्या है, ठीक है। चलिए ये भी बताते हैं। इसे मैं क्या करता हूँ, इसे डिलीट करता हूँ। देखिए B7 पूछा गया, ये जैसे यहाँ पे देखिए B7, देखिए सेल रेफरेंस जो होते हैं दोस्तों वो 3 टाइप के होते हैं। सेल रेफरेंस होते हैं 3 टाइप के। पहला होता है रिलेटिव, चलिए हम यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक होता है रिलेटिव सेल रेफरेंस, एक होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, और एक होता है, आप ध्यान रखिए ये लिख लीजिएगा, जरूरी है बहुत ज्यादा, मिक्स सेल रेफरेंस, ठीक है। 3 होते हैं सेल रेफरेंस। यहाँ पे मैं एग्जांपल इनके बता दे रहा हूँ। रिलेटिव है, जैसे मान लीजिए यही है B7, तो सेम लिख देंगे हम B7। रिलेटिव सेल रेफरेंस इस टाइप से होता है। एब्सोल्यूट बनाना है इसे, तो इसके जस्ट पहले कॉलम को लॉक कर देंगे B और 7 को लॉक कर देंगे ये, यानी कि B को भी लॉक कर दिया और 7 को भी लॉक कर दिया। इसे कहते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। मिक्स सेल रेफरेंस किसे कहते हैं, या तो कॉलम लॉक होगा या तो रो लॉक होगी। जैसे या तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, कॉलम B7, या फिर इसे ऐसे लिख सकता हूँ $7। देखिए रिलेटिव सेल रेफरेंस है वो B7, ना तो इसमें कॉलम को लॉक किया गया, डॉलर का मतलब आप समझेंगे लॉक करना सेल को, ठीक है। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का मतलब होता है यहाँ पे लॉक कर देंगे, ये चेंज नहीं होगा, डॉलर यहाँ पे लॉक लगा दिया। मिक्स सेल रेफरेंस का मतलब है या तो कॉलम को लॉक कर दिया या तो रो को लॉक कर दिया। रो को लॉक करेंगे तो रो से पहले डॉलर लगा देंगे, कॉलम को लॉक करेंगे तो कॉलम से पहले डॉलर लगा देंगे, ठीक है। इनका यूज क्या है, चलिए आपको यूज बताता हूँ मैं। यूज, चलिए दूसरी वर्कशीट ले लेते हैं और यहाँ पे मैं आपको यूज बताता हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने कोई भी नंबर लिख दिया, नहीं 1 लिख दिया और 2 लिख दिया, ठीक है, 2 नंबर लिख दिए।
यहाँ पे देखिए, और ऐसे मैंने ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ये नंबर ऑटोमेटिक देखिए चेंज हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हम चाहते हैं ये नंबर चेंज नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम इसे लॉक कर देंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे मैंने देखिए, फिर से मैं बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पे 1200 लिखा, 1500 लिखा। अब इन दोनों को मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, तो ये देखिए ऑटोमेटिक वैल्यू 300 300 का इन्होंने डिफरेंस ले लिया। तो ये इसे जो कहेंगे, हम कहेंगे रिलेटिव शेयर रेफरेंस। रिलेटिव रिलेटिव शेयर रेफरेंस का मतलब होता है जो ऑटोमेटिक चेंज होता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं चाहूँ तो देखिए 1200 का 10% हमें चाहिए, 1500 का 10% चाहिए, 1800 का 10% चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने लिख लिया 10%, 10%। ठीक, अब देखिए, अगर हमें लिखना है बार बार तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल जो 1200 है ये, इसका C1 इंटू 10 अपॉन, या 10% लिख देता हूँ तब भी आ जाएगा। ठीक, तो देखिए 1200 का 10% 120 इन्होंने दे दिया। अभी ये सारे के सारे देखिए ऑटोमेटिक चेंज हो गए। इसका 10% इन्होंने दे दिया, 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 इसका 10% इन्होंने दे दिया। कुल मिला के इसने देखिए, आप देखेंगे सारी की सारी वैल्यू चेंज कर ली। अब आपको समझ में आ जाएगा, इसे कहते हैं रिलेटिव शेयर रेफरेंस। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए इन सभी में आपको 500 रुपए ऐड करने हैं। क्या करना, 500 रुपए ऐड। तो इस वाली सेल को हम लॉक कर देंगे, ये कुछ नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए इक्वल, और मैंने ये वाली सेल ले ली, और मैंने क्या किया प्लस, और इस वाले को ऐड कर दिया F2 को, F2 को ऐड कर दिया। अब देखिए सभी में मुझे 500 रुपए ऐड करना है, तो मैंने इसे लॉक कर दूंगा, इससे भी लॉक कर दिया और कॉलम को भी लॉक कर दिया। देखिए, ठीक है, अब इन सभी में देखिए एड्रेस इनका चेंज होता जाएगा, लेकिन सभी में 500 रुपए ये ऐड हो जाएंगे। देखिए मैंने एंटर किया, 1700 आ गए, 1200 में 500 जोड़ोगे 1700, 1500 में 500 जोड़ोगे 1700। आप देख लीजिए, देखिए सभी में 500 500 500 ऐड होके आ गए। अगर हम यहाँ पे 500 ना लिखता, यहाँ पे मैं 10% लिख देता। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया 10, 10 तो अभी बताया ही था, यहाँ पे 20% लिख दिया, 20% एंटर कर दिया। तो देखिए इन सभी में जो है वो कितना आ गया, 20% ऐड होके आ गया। ठीक है, 20% ऐड होके आ गया। तो यही है जो रिलेटिव शेयर रेफरेंस है, उसमें सारी की सारी वैल्यू हर बार चेंज होती हैं, और जो एब्सोल्यूट शेयर रेफरेंस है उसमें हम किसी ना किसी सेल को एक बार लॉक कर देते हैं और बार बार सेल वैल्यू चेंज नहीं होती। मिक्स शेयर रेफरेंस में या तो कॉलम को लॉक कर दिया जाएगा या फिर सेल को लॉक कर दिया जाएगा। बट यहाँ पे आपको समझना था कि कौन सा जो सेकेंड रो है और सेवेंथ कॉलम, यानी कि जो कॉलम लिखा जाता है वो पहले लिखा जाता है, कॉलम 7 है यानी कि जी होगा, और रो 2 है वो कितनी होगी। देखिए जो कॉलम है वो स्टेप से चलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए इसका जो नेम बॉक्स में एड्रेस आ रहा है G2। ये कॉलम जो है 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए 7 कॉलम का एड्रेस क्या है जी, और रो दूसरी है इसका कॉलम एड्रेस क्या है 2। कुल मिला के इसका जो नेम बॉक्स में एड्रेस आएगा वो G2 आएगा। यही अब इसे लॉक किया गया है, इसने बोला कि एब्सोल्यूट बनाना है, तो जी से जस्ट पहले हम क्या लगा देंगे डॉलर, और 2 से जस्ट पहले क्या लगा देंगे डॉलर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। देखिए सेकेंड रो सेकेंड हो गई, कॉलम है जो पहले आएगा जी हो गया, जी को भी लॉक कर दिया डॉलर साइन से, और 2 को भी लॉक कर दिया डॉलर साइन से। इतने बहुत ज्यादा ऐसी मिस्टेक होंगी वहां पे, आप देख लीजिए। यहाँ पे 2 पहले लिख दिया डॉलर बाद में इसलिए गलत, यहाँ पे एट द रेट सेल लगा दिया इसलिए गलत, यहाँ पे एट द रेट और एट द रेट एच लगा दिया इसलिए गलत। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, एमएस एक्सेल में डोनेट चार्ट किसके समान होता है। डोनेट चार्ट जो होता है वो होता है
पाई चार्ट के समान सेम ही होते हैं। अब जो अपडेट वर्जन आया है MS Excel 365 उसमें डोनट चार्ट इंक्लूड हो गया। देखिए इस टाइप का होता है, जैसा पाई चार्ट है लगभग उसी टाइप का है, बीच में सेक्टर इसमें डिवाइड और होते हैं। बस पाई चार्ट में एक ही सेक्टर होता है, इसमें देखिए ये ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। डिफॉल्ट रूप से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक होते हैं, यानी कि बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 वर्कबुक कंटेन वर्कशीट। 2016 में जो 2016 या इसके बाद के जो भी वर्जन है MS एक्सेल के, उसमें डिफॉल्ट रूप से एक वर्कशीट होती है। देखिए हम आप लोगों को खोल के भी दिखाते हैं। ब्लैंक वर्कबुक यहाँ पे मैंने ओपन की, देखिए ओपन की, यहाँ पे वर्कशीट एक आ गई। पहले 3 आती थी 2016 या इससे पहले, लेकिन 2016 या इसके बाद के जितने भी वर्जन आ रहे हैं उनमें एक वर्कशीट आ रही है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे अच्छे से। देखिए एक वर्कशीट है, ठीक है। यहाँ पे अब हम चाहें तो यहाँ प्लस पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, इसे क्लोज करते हैं। हाँ देखिए एक वर्कशीट है। MS एक्सेल में नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए हम क्या प्रेस करते हैं? नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस F11 हम प्रेस करते हैं। देखिए ये कोई भी वर्कशीट है, वर्कबुक 2 लिखा है, शिफ्ट प्लस 11 में मैंने प्रेस किया, शिफ्ट प्लस F11। देखिए ये वर्कशीट 2 वर्कशीट 3 यहाँ पे इंसर्ट होके आ गई है। देखिए आप लोग, ठीक है। शिफ्ट प्लस F11 वर्कशीट 4 इंसर्ट होके आ गई है, ठीक। मैं इसे डिलीट करता हूँ, डिलीट यहाँ से कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक और डिलीट, तो शिफ्ट प्लस F11, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए होल्ड शिफ्ट की एंड प्रेस F11, दिस विल इंसर्ट इन न्यू फ्लोर 2.4 एंड सीलिंग 2.9 इज इक्वल टू। चलिए ये बताता हूँ, बहुत जरूरी फंक्शन है। देखिए इक्वल्स लगाया मैंने और यहाँ पे फंक्शन लगाया फ्लोर, और यहाँ पे मैंने लिख दिया, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। फ्लोर फंक्शन है वो मैं, चलिए अब ठीक है। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा है इक्वल फ्लोर, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 14 और इससे कॉमा 3, ठीक। अब आप देखिए फ्लोर का मतलब होता है इसमें 3 से भाग देंगे, कम वाली वैल्यू रिमाइंडर को इग्नोर कर देगा, कुल मिला के जी है, जितनी बार भाग जाएगा उतना आंसर आ जाएगा, ठीक। जैसे फ्लोर का मतलब होता है फर्श, और फर्श का मतलब होता है कम वैल्यू। जैसे 3 में अगर 12 में 14 में 3 से भाग देंगे तो 12 नंबर है उसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा, 2 को इग्नोर कर देगा तो ये बोलेगा 12 वैल्यू है। देखना आंसर 12 आ जाएगा, 12 आ गया। एक और मैं बता रहा हूँ, इक्वल फ्लोर और यहाँ पे मैंने लिख दिया 23,5, यानी कि ये 5 से भाग देगा, इसमें कौन सी ऐसी वैल्यू है जो 5 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आंसर आ जाएगा 20, क्योंकि 5 चौके 20, 55 25 ज्यादा होता है तो कम वाली वैल्यू लेगा, देखिए ठीक है 20 आ गया। अब देखिए एक फंक्शन होता है सीलिंग। सीलिंग मीन्स क्या होता है? छत। छत मीन्स होता है ऊपर वाली वैल्यू, क्या होती है? सीलिंग। अब देखिए सीलिंग में सेम मैंने अगर 23 और कोमा 5 ले लिया तो ये ज्यादा वाली वैल्यू ले लेगा। जैसे फ्लोर में कम वाली, फ्लोर आप याद रखेंगे, फर्श, फर्श होता है कम, नीचे होता है तो कम वाली वैल्यू, सीलिंग होता है ऊपर, ऊपर मतलब ज्यादा वाली वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए अगर फ्लोर लगा होता तो यहाँ पे आंसर आता 20, लेकिन सीलिंग लगा दिया तो आंसर आएगा 25, यानी कि ज्यादा वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। क्योंकि 23 है, अगली वैल्यू कौन सी होगी जिसमें 5 से पूरा पूरा भाग चला जाए, तो आएगी 25, ठीक है। देखिए फिर से एक और सीलिंग का एग्जांपल बता रहा हूँ। सीलिंग लगाया मैंने, यहाँ पे लिख दिया 18,7। देखिए 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, तो यहाँ पे देखिए 14 कम है, अगर फ्लोर लगा होता तो 14 आता आंसर, सीलिंग लगाया तो 21 आएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे माई मिस्टेक, यहाँ पे इक्वल नहीं लगाया, इक्वल से स्टार्ट होगा, एंटर किया 21 आ गया, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो ये देखिए फ्लोर 2.4 लिखा है, तो फ्लोर 2.4 यहाँ पे 4 से भाग नहीं दिया गया है, तब भी फ्लोर आपने जैसे ही लगा दिया ये डेसिमल को इग्नोर कर देगा, इसे ओनली 2 आएगा।
सीलिंग देखिए इससे ज्यादा, इसे डेसिमल नहीं लेगा, इससे ज्यादा 3 आएगा तो आंसर आएगा 5। चलिए आपको बताते हैं फिर से, जो लोग बिल्कुल नए हैं वो लोग सीखते रहेंगे। देखिए फ्लोर, सेम वही बताऊंगा मैं। यहाँ पे मैंने फ्लोर फंक्शन लगाया और मैंने यहाँ पे लिख दिया 2.3, कुछ भी है लेकिन 2 लेगा, प्लस सीलिंग, सीलिंग और यहाँ पे ले लिया मैंने 2.9। ठीक, तो देखिए फ्लोर में ये 2 ले लेगा यहाँ से 2, ठीक है 2.3 है, 3 से भागनी, यहाँ से 3 ले लेगा, 5 आएगा आंसर। इससे मैं क्या करता हूँ, ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूँ, इसलिए ये बोल रहा है कि आर्गुमेंट गलत है। चलिए एक एक बता दे रहे हैं। अभी बोल रहा है वो कि आप फंक्शन का यूज करेंगे। चलिए इसका आंसर देखिए 2 आएगा। ठीक है, यहाँ से 2 आ जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, सीलिंग का मतलब होगा ज्यादा वाली वैल्यू, फ्लोर का मतलब होगा कम वाली वैल्यू, आप इतना ध्यान रखेंगे। देखिए फ्लोर 2.4 इसकी वैल्यू आएगी 2, सीलिंग 2.9 इसकी वैल्यू आएगी 3 और 2 + 3 = 5। प्रैक्टिकल में देखिए कभी कभी इसमें सॉफ्टवेयर इसमें एरर आ जाता है, नॉट रिस्पॉन्ड लिख के आ जाता है, इसलिए कभी कभी ये प्रॉब्लम करता है। आप लोग यहाँ पे मैंने पूरा बता दिया, समझिए। काउंट 1 to 3 रिटर्न, देखिए काउंट अभी मैंने बताया था, काउंट फंक्शन नंबर को काउंट करेगा, काउंट ए नंबर और कैरेक्टर दोनों को काउंट करेगा, ब्लैंक ओनली ब्लैंक को करेगा, बट इसका 1 to 3 लिखा है तो 3 आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, काउंट यहाँ पे बल लिखा है, ए लिखा है, बी लिखा है, रिटर्न क्या आएगा। देखिए ए और बी को काउंट ये क्या करेगा, काउंट नहीं करेगा, ओनली और 1 को काउंट करेगा, और 1 है एक बार, तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, अगले पे काउंट एप्पल 100 125 150 ऑरेंज रिटर्न। यहाँ पे देखिए ओनली काउंट है, एप्पल को और ऑरेंज को काउंट नहीं करेगा, इसे कर लेगा। 100 एक हुआ, 125 दो हुआ और 150 3 हुआ, 3 आंसर आएगा। चलिए ये बता दे रहा हूँ मैं। जैसे इसमें देखिए मैंने क्या लिख दिया, एप्पल, ऑरेंज, और इसमें लिख दिया मैंने 100 और इसमें लिख दिया 200। यहाँ पे हम काउंट करके दिखा रहे हैं, इक्वल काउंट फंक्शन लगाया और यहाँ पे मैंने रेंज दे दी यहाँ से लेके यहाँ तक। देखिए 2 ही आंसर आएगा इसका, क्योंकि ऊपर एप्पल और ऑरेंज ये स्ट्रिंग वैल्यू इसे काउंट नहीं करेगा। देखिए 2 आ गया है, इसमें ये मैंने फंक्शन लगाया, 2 आंसर आ गया, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर है वो क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि इसमें नंबर कितने हैं, 3 है। आगे बात करते हैं, इन MS Excel 365 which of the following appear across the top of the screen and below the title bar and contain all the command formula feature needed to create data instant spreadsheet। निम्नलिखित में से कौन सा स्क्रीन शीर्ष यानी कि और टाइटल बार के नीचे दिखाई देता है और उसे अनइंटैक्ट स्प्रेडशीट बनाने के लिए आवश्यक कमांड, सूत्र और सुविधाएं शामिल है। कुल मिलाकर टाइटल बार से जस्ट नीचे क्या होते हैं, मेन्यू होते हैं, और मेन्यू के जस्ट नीचे क्या होते हैं, कमांड होते हैं, सॉरी रिबन होते हैं। देखिए ये टाइटल बार है, ये टाइटल बार के जस्ट नीचे ये क्या है, ये मेन्यू या टैब है। इसके जस्ट नीचे देखिए इसे रिबन बोलते हैं, जिसमें सारे के सारे जो भी चार्ट हैं, मैथमेटिकल फार्मूला है, देखिए मोर फंक्शंस, मैथ, ट्रिग्नोमेट्री, लुकअप, डेट टाइम, टेक्स्ट, लॉजिकल, सारे के सारे इसमें होते हैं। जिस भी आप मेन्यू पे क्लिक करेंगे सारे के सारे उसके फंक्शन ओपन होके आ जाएंगे, और इससे दोस्तों बोलते हैं रिबन। क्या बोलते हैं, रिबन। कमांड और सूत्र, देखिए इसने पहले ही बता दिया, कमांड, फॉर्मूला, फीचर, नीड, क्रिएट, इंस्टेंट स्प्रेडशीट, इसे रिबन बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, ये है रिबन। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प है यदि कॉलम ए और
रो 10, यानी कि कॉलम कौन सा है, ए पहले आएगा, ए ये है, और रो आएगी 10 ई। सी बिल्कुल ठीक है, ना तो कॉलम लगता है बीच में, ना हाइपर लगता है, और ये इन्होंने उल्टा लिख दिया, रो पहले कॉलम बाद में लिखा, जबकि पहले कॉलम आता है बाद में क्या आता है, रो आता है। ध्यान रखेंगे स्प्रेडशीट में ये। MS Excel 365 में निम्नलिखित में से कौन सा गणित और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कार्य के लिए उपलब्ध है। मैथ और ट्रिग्नोमेट्री के लिए जो भी फंक्शन उपलब्ध होता है वो होता है ABS फंक्शन। ठीक है, ABS फंक्शन में सारे के सारे फॉर्मूले मिल जाते हैं MS Excel वर्कशीट में। देखिए इस टाइप से होता है इक्वल ABS फंक्शन, और इसमें भी होता है मैथ वाला फॉर्मूला है, टैब है, उसमें मिल जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। MS Excel 365 की वर्कशीट में प्रत्येक सेल को एक सेल द्वारा पहचाना जाता है। प्रत्येक सेल को जो पहचाना जाता है वो पहचाना जाता है रेफरेंस से, सेल रेफरेंस। ठीक है, उसे सेल रेफरेंस कहते हैं। जैसे अभी मैंने इसे ये फॉर्मूला लगाया, ये कौन सी सेल है, जो भी ये लिखा है 014:017, ये सेल रेफरेंस है। ठीक है, और इसे यहाँ पे नेम बॉक्स में दिखाया जाता है, तो इसे कहते हैं सेल रेफरेंस। ध्यान रखेंगे आप लोग। देखिए इस टाइप से होता है, जैसे ये देखिए B4 लिखा है, ये कॉलम B है, और फोर्थ यानी कि चौथी लाइन है, B4 नेम बॉक्स में लिखा है, और इसे कहेंगे हम सेल रेफरेंस। अगला है MS Excel 2010 में नई या एम्प्टी वर्कशीट को जल्दी से यानी कि इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है। कुल मिला के न्यू ब्लैंक वर्कबुक को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। सिंपल सी बात है, वर्कशीट को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की है Ctrl+N। देखिए ये Ctrl+N मैंने प्रेस किया, हाँ देखिए वर्कशीट यहाँ पे इंसर्ट होके आ रही है। सॉरी, ये भी फॉर्मूला फंक्शन वर्क कर रहा है। यहाँ से देखिए क्लिक करेंगे तो ये बताता भी है न्यू के लिए, Ctrl+N। देखिए आ गई न्यू वर्कशीट। बुक वर्क यहाँ पे बुक 3 लिख गया, फिर से Ctrl+N करूंगा, देखिए बुक 4 लिख गया। यहाँ पे आप देख लेंगे Ctrl+N प्रेस कर रहा हूँ, बुक 5 लिख गया। ठीक है, प्रॉपर ये वर्कशीट वर्कबुक इंसर्ट हो जा रही है Ctrl+N से। चलिए आगे बात करते हैं, इसे क्लोज करते हैं। बहुत सारी वर्कबुक यहाँ पे ओपन होके आ चुकी है। वर्कबुक 4, नेक्स्ट। निम्नलिखित MS Excel फंक्शन का मान क्या है। फ्लोर 14 और कोमा 4। सिंपल सी बात है, 4 3 12, 12 होना चाहिए। इजी क्वेश्चन आ गया। अब तो एक फ्लोर और सीलिंग आपको समझ में आ गया। सीलिंग 14,4 क्या होगा, 16 होना चाहिए, क्योंकि सीलिंग में ज्यादा वाली वैल्यू है, 14 में इसका भाग जाएगा नहीं, 4 का पूरा पूरा, इससे आगे वाली वैल्यू 16 होगी, जिसमें जाएगा 16 होगा। अगर समझ में आ रहा है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जनरली बुक में नहीं मिलते या समझ में नहीं आते, वो सारे टॉपिक मैं यहाँ पे करा दूंगा आप लोगों को। आगे देखिए, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ द सेल इन द 10th रो एंड 5th कॉलम, यानी कि 5th कॉलम पहले आएगा, 5 कॉलम 5th का मतलब क्या है, J, और 10th रो 10वीं है यानी कि 10, E10 बिल्कुल ठीक होना चाहिए, क्योंकि कॉलम 5 ई होता है और रो 10 होती है। यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉलम 5 बराबर ई, रो इक्वल 10, और रो कॉलम पहले आता है, रो बाद में आता है, एड्रेस हो जाएगा E10। एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक फूड सेल संदर्भ है। आप देखिए इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। इन एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का मतलब है कॉलम भी लॉक होगा और रो भी लॉक होगी। कॉलम से जस्ट पहले यहाँ पे डॉलर आएगा, रो से जस्ट पहले डॉलर आएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। इन एक्सेल सेल रेफरेंस फॉर ए रेंज ऑफ सेल दैट स्टार्ट इन सेल B1 एंड गोज ओवर द कॉलम G एंड डाउन टू द रो 10। कुल मिला के ये कह रहा है B1 से लेकर आपको G10 तक आपको क्या करना है, रेफरेंस लेनी है, सेल रेफरेंस। तो इस ये किस टाइप से ली जाएगी, देखिए सेल रेफरेंस जो ली जाती है वो
स्टार्टिंग वाली जो सेल होगा उसका एड्रेस नेम बॉक्स B1, बीच में कॉलम आएगा और लास्ट वाली सेल का एड्रेस G10। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब देखिए ध्यान रखिए इसमें दो बिल्कुल ठीक है, ए वाला और सी वाला, जिसने दो ऑप्शन दिए वो दोनों के दोनों ठीक है। देखिए यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक अगर सिलेक्ट कर ली है इसे, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया, यहाँ पे कुछ लिख दिया, यहाँ पे कुछ लिख दिया, यहाँ पे कुछ लिख दिया, ये सेल देखिए H4 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने सिलेक्ट कर लिया। अगर हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने इक्वस लगाया और यहाँ पे कुछ भी स्टेप से कर दिया। देखिए यहाँ पे लिख के आ चुका है H4 कॉलन बीच में लगा H8, तो इस वाली प्रक्रिया को शेयर रेफरेंस कहा जाता है। सिलेक्ट जो भी की जाती है उसे शेयर रेफरेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए जूम करके दिखा देते हैं। इक्वस और मैंने देखिए ये कॉल सिलेक्ट कर ली, तो इसे शेयर रेफरेंस कहते हैं। ये देखिए स्टार्टिंग F12 और ये F15, ये आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन, दो ऑप्शन बिल्कुल ठीक थे। निम्नलिखित में से कौन सा मिक्स सेल रेफरेंस है? मिक्स सेल या तो कॉलम लॉक होगा या डॉलर लॉक होगा। ये देखिए रिलेटिव सेल रेफरेंस है, इसमें ना कॉलम लॉक है ना रो लॉक है। इसमें देखिए कॉलम लॉक नहीं रो लॉक है, ये मिक्स सेल रेफरेंस हो सकता है। इसमें दोनों लॉक कर दिए, ये एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस हो गया। ये सेल रेफरेंस है ना कि उसका तरीका है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होना चाहिए और बिल्कुल ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। यानी देखिए एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कौन सा होगा, कॉलम भी लॉक होगा और रो भी लॉक होगी। ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। इन द फॉर्मूला विच सिंबल स्पेसिफाइज फिक्स्ड कॉलम और रो। कौन सा इसमें से सिंबल है जो कॉलम और रो को फिक्स करता है यानी कि लॉक करता है? तो वो होता है साइन डॉलर का। ध्यान रखेंगे डॉलर साइन होता है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। गेटिंग डेटा फ्रॉम ए सेल लोकेटेड इन डिफरेंट सीट इन कॉल। दूसरी सीट से सेल पे अगर डेटा आपको प्राप्त करना है तो उसे कहते हैं रेफरेंस देना। वैसे भी रेफरेंस का मतलब ही होता है किसी दूसरी जगह का एड्रेस दे देना, उसे रेफरेंसिंग कहते हैं। तो वही है, किसी भिन्न सीट से स्थित सेल से डेटा प्राप्त करना क्या कहलाता है, उसे कहते हैं रेफरेंसिंग। अब देखिए ध्यान से पढ़िए। व्हाट हैपेंड व्हेन डॉलर साइन आर एंटर्ड इन सेल एड्रेस। यानी कि क्या होगा जब सेल एड्रेस के जस्ट पहले डॉलर साइन इंसर्ट कर दिया जाएगा। एन एब्सोल्यूट सेल एड्रेस इज क्रिएटेड। बिल्कुल ठीक है, पहला ही ऑप्शन ठीक है। क्या है, सेल एड्रेस वो है वो एब्सोल्यूट हो जाएगा, अब ये चेंज नहीं हो सकता। रिलेटिव वाला चेंज होता रहता है वैल्यू, और एब्सोल्यूट वाला चेंज नहीं होता है। आप इतना ही ध्यान रखेंगे, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप इतना ध्यान रखिए रिलेटिव हमारे चेंज होते रहते हैं, तो रिलेटिव सेल रेफरेंस भी चेंज होता रहता है। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस चेंज नहीं होता है, एब्सोल्यूट चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, आगे ये देखिए द सेल रेफरेंस इज। ये जो सेल रेफरेंस है वो कैसी है, रिलेटिव है, एब्सोल्यूट है, मिक्स है। रिलेटिव में ना कॉलम लॉक होगा ना रो लॉक होगी, एब्सोल्यूट में दोनों लॉक होंगे, मिक्स में एक होगा। तो ये मिक्स सेल एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है। देखिए कॉलम भी लॉक है और रो भी लॉक है। In MS Excel is a reference that will not change when copied is called। ध्यान रखिए MS Excel में एक सेल जब भी कॉपी की जाएगी तो चेंज नहीं होगी, उसे क्या कहते हैं हम, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कहते हैं। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कहते हैं। चलिए एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे मैंने रिलेटिव और एब्सोल्यूट का मैं बता दूंगा। रिलेटिव का यहाँ पे लिख रहा हूँ और एब्सोल्यूट का यहाँ पे लिखता हूँ, एब्सोल्यूट। ठीक, देखिए रिलेटिव में मैंने यहाँ पे 1 लिखा और यहाँ पे 2 लिख दिया। ये दो हमने लिख दिए, इसमें कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, इन दो को स्टेप से सिलेक्ट किया। अब इसे सॉरी ऐसे सिलेक्ट किया। अब इसे मैंने देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। जो भी डिफरेंस था 1 2 3 4 5 ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने 1 लिख लिया और क्या लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया। क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। देखिए इससे ड्रैग एंड ड्रॉप करने पे ये चेंज हो रहा था, ये भी अभी भी चेंज होगा। सिंपल सी बात है, देखिए चेंज हो रहा है ये। अब देखिए ये जो 1 है हम चाहते हैं ये हम जब भी इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करें ये चेंज ना हो। क्या ना हो, चेंज ना हो।
तो ये देखिए जो इसका जो नेम यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ पे मैं लॉक कर दूंगा, ऐसे डॉलर साइन लगा दूंगा, या फिर मैं ऐसे ऐसे लिख दूंगा। यहाँ पे डॉलर साइन में लगाऊंगा डॉलर, और इसका जो एड्रेस है वो क्या है, D12। डॉलर लिखा और यहाँ पे मैंने लिख दिया D, फिर से डॉलर लगाया और लिख दिया 12। ठीक है, पहले मैं इक्वस और लगा दूं यहाँ पे, इक्वस। देखिए इक्वल के बाद ये जो D12 है वो इसमें आ चुकी है, मैंने एंटर कर दिया। अब मैं चाहे कुछ भी करूंगा ये बन का बन ही पेस्ट होगा। ठीक है, ये यहाँ पे एड्रेस ये वाला फंक्शन नहीं लगा था इसलिए ये चेंज नहीं हुआ, बाकी चेंज हो जाएगा। सारे के सारे बंद हो गए। देखिए अब ये किस लिए बंद हो गए, यहाँ पे आप देख लीजिए, इसमें भी फॉर्मूला लगा है, इससे मैंने एब्सोल्यूट बना लिया, वैल्यू चेंज नहीं होगी D12 की। यहाँ भी देखिए फॉर्मूला लगा है, D12 की वैल्यू चेंज नहीं होगी, यहाँ भी फॉर्मूला लगा है, चेंज नहीं होगी। ठीक, तो डॉलर साइन से ये हो जाता है वैल्यू चेंज नहीं होगी, यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला नहीं लगा है। तो ध्यान रखिए, वही यहाँ पे बता दिया कौन सा सेल रेफरेंस कॉपी करने पर बदलेगा नहीं, वो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होता है। अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल में एकल कोशिकाओं में सर्वे किए गए छोटे छोटे चार्ट को क्या कहता है? स्पार्क लाइन कहते हैं। देखिए इस टाइप की होती है स्पार्क लाइन, मैं आपको बता देता हूँ, इमेज मैंने लगाई है। ये छोटे छोटे चार्ट है जो क्रिकेट वगैरह में होते हैं, परफॉर्मेंस दिखाई देते हैं, इन्हें हम स्पार्क लाइन कहते हैं। ये स्पार्क लाइन है और ये स्पार्क लाइन है, मिनिमम मैक्सिमम कंपैरिजन कराते हैं। नेक्स्ट, MS एक्सेल 365 वर्कशीट में वर्तमान पंक्ति को या कक्षों को चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो जो शिफ्ट प्लस स्पेस बार होती है, ध्यान रखिए। यहाँ पे ये पूछ रहा है आपको अगर पूरी रो को सिलेक्ट करना है तो कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे, तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार। चलिए दिखा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया, हम चाहते हैं इस पूरी रो को सिलेक्ट कर लो, तो मैंने शिफ्ट के साथ स्पेस बार यहाँ पे प्रेस कर दिया। देखिए रो नंबर 13 पूरी क्या हुई, सिलेक्ट हो गई। रो नंबर 11 सिलेक्ट करके दिखाऊं, शिफ्ट के साथ स्पेस बार हो गई। ठीक है, अब देखिए अगर कॉलम के साथ स्पेस बार, कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबाएंगे तो कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कंट्रोल से कॉलम और कंट्रोल से सी, सी से कॉलम, सी से कंट्रोल, कंट्रोल प्लस स्पेस बार ये कॉलम हो जाएगा पूरा सिलेक्ट, शिफ्ट प्लस स्पेस बार रो सिलेक्ट हो जाएगी पूरी। दूसरा तरीका ये भी होता है, यहाँ 12 पे क्लिक करेंगे तब भी पूरी रो सिलेक्ट हो गई, यहाँ पे F पे क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा पूछी जाती है शिफ्ट प्लस स्पेस बार। नेक्स्ट, MS एक्सेल वर्कशीट में गो टू डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कौन सी फंक्शन की दबाएं? तो F5, रिफ्रेश की नहीं होती, गो टू की होती है। चलिए दिखा देते हैं। यहाँ पे क्लिक किया मैंने, F5 प्रेस किया, देखिए ये गो टू डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ चुका है। ठीक है, तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप याद कर लेंगे। क्वेश्चन आप याद कर लेंगे, आंसर ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, भले ही प्रैक्टिकल पे आप ध्यान ना दें कोई बात नहीं। एक्सेल में एक सेल में कितने अक्षर टाइप किए जा सकते हैं? तो एक्सेल में एक जो सेल होती है उसमें मैक्सिमम 32,767 अक्षर टाइप किए जा सकते हैं। सेल का मतलब ये होता है जहाँ पे कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं। ये देखिए ये G और 14, इससे जो कहेंगे इसे सेल कहते हैं। ठीक है, ये इसमें टोटल कितने अक्षर लिखे जा सकते हैं? 32,767, याद रखेंगे। नेक्स्ट, MS एक्सेल 365 में सेल में नोट डालने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है शिफ्ट प्लस F2। देखिए यहाँ पे मुझे इस सेल में नोट डालना है, मान लीजिए कुछ भी यहाँ पे गलत लिख गया या कुछ भी आपको बाद में मॉडिफाई करना है, तो शिफ्ट के साथ F2 प्रेस करेंगे तो देखिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं इस सेल के बारे में, ये नोट इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पे, और इस टाइप से ये बता देगा यहाँ पे एरो बता के कि यहाँ पे कुछ आप इस पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पे एक नोट पड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे इम्पोर्टेंट नहीं होता स्टार लग जाता है, ऐसे इसमें नोट डालेंगे तो इसमें भी शिफ्ट प्लस F2 यहाँ भी स्टार लग के आ जाएगा। देखिए दोनों सेल पे आ गया, तो इस टाइप से नोट पड़ जाते हैं सेल में। शॉर्टकट की याद रखेंगे शिफ्ट प्लस F2। नेक्स्ट, 20 शॉर्टकट की यूज्ड MS एक्सेल 365 टू क्लोज द करंट वर्कबुक।
देखिए करंट वर्कबुक को आपको क्लोज करना है तो कंट्रोल+W प्रेस करेंगे। देखिए कंट्रोल+W मैंने यहाँ पे क्लोज प्रेस करूँगा, कंट्रोल+W। तो ये पूछ रहा है क्या आप इस वर्कबुक को सेव करना चाहते हैं। सेव पे क्लिक कर देंगे तो सेव हो जाएगी, डोंट सेव पे क्लिक करेंगे तो ये सेव नहीं होगी। देखिए ठीक है, कंट्रोल+W। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल+F4 और एक होता है, उससे पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है, ध्यान रखेंगे। वर्कबुक विंडो बंद करनी है तो कंट्रोल+W। किसी सेल को संपादित करने के लिए MS Excel 365 में किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। किसी सेल को एडिट करना है F2 जो होता है, रीनेम के लिए F2 होता है, आप याद कर लीजिए इसे, F2। MS Excel 365 में वर्तमान दिनांक डालने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है। देखिए अगर आपको करंट डेट इंसर्ट करनी है कंट्रोल+सेमीकोलन यूज करेंगे, करंट डेट आ जाएगी। करंट डेट यूज आपको डालनी है, कंट्रोल+सेमीकोलन यूज करेंगे। चलिए हम डाल के एक बार बता देते हैं। देखिए आज कितनी डेट है, यहाँ पे मैंने कंट्रोल+कोलन, आज है सबसे पहले ये मंथ आता है, अप्रैल चल रहा है, 13 ये डेट है और 2020 से चल रहा है, ध्यान रखेंगे। ये मंथ, डे और ईयर इस फॉर्मेट में आ रहा है, कंट्रोल+सेमीकोलन। ठीक है, प्लस लिखा नहीं जाएगा, नहीं तो कंट्रोल को होल्ड करके सेमीकोलन प्रेस करना, नहीं तो आप लोग सोचो प्लस भी लगाए, प्लस नहीं होगा। कितने उपयोगकर्ता एक ही समय में एक्सेल फाइल को खोल सकते हैं। अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो एक बार में 256 लोग एक ही वर्कशीट पे एक बार में वर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये बैंक वगैरह कई सारी कंपनियां होती हैं, एक वर्कशीट पे एक से ज़्यादा लोग काम करते हैं, तब यूज होता है इसका। एक ही सीट को सेव करके 256 अलग अलग सिस्टम में ओपन किया जा सकता है, वर्क किया जा सकता है इसमें। नेक्स्ट, हाउ टू स्पेसिफाई शेयर रेंज A9 to A99। देखिए शेयर रेंज जब भी स्पेसिफाई की जाती है तो कॉलन आता है, कॉमा नहीं आता, 2 नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सी ठीक जवाब है। MS एक्सेल फंक्शन का आउटपुट क्या होगा, सीलिंग। देखिए सीलिंग लगा दिया, यानी कि ज्यादा वाली वैल्यू। 40 में 3 का भाग जाएगा नहीं, 40 के बाद ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसमें 3 का भाग चला जाएगा, 42। तो आंसर आना चाहिए 42, 42। सीलिंग और फ्लोर समझ में आ गया होगा। देखिए 13 3 39 होता है और 14 3 42 होता है, तो 42 होना चाहिए, सही है। MS एक्सेल 365 में डेटा का डिफॉल्ट रिकॉर्ड क्या होता है। MS एक्सेल में जो डेटा होता है, चलिए हम बता देते हैं आपको। जैसे यहाँ पे मैंने, देखिए यहाँ पे मैंने एप्पल लिखा, इसमें एंटर कर दिया और यहाँ पे मैंने 34 लिख दिया। तो आप देखिए डिफॉल्ट अलाइनमेंट इसका क्या है, जो ये करेक्टर है या स्ट्रिंग है, ये डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट होता है और जो नंबर है वो डिफॉल्ट रूप से राइट अलाइनमेंट होता है। यही आप देख लीजिए, टेस्ट इज लेफ्ट अलाइंड, नंबर आर राइट अलाइंड। पहला ही ऑप्शन ठीक है, कभी कभी पहला ऑप्शन मिल जाता है, एग्जाम में काफी हेल्प होती है। देखिए पहला ही बिल्कुल ठीक है, आगे पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, MS एक्सेल 365 में कॉलम का नाम कैसे लिखा जाता है। कॉलम के जो नाम होते हैं वो ABCDEF ऐसे होते हैं, तो अल्फाबेटिकली होते हैं, नंबर न्यूमेरिकली होते नहीं, अल्फा न्यूमेरिकल नहीं, स्पेसिफाई करेक्टर नहीं होता है, अल्फाबेटिकली होता है कॉलम। जो सेल होती है वो होती है अल्फा न्यूमेरिकल, मतलब अल्फा का मतलब कॉलम, न्यूमेरिक का मतलब रो। नेक्स्ट, एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से कौन सा डेट और टाइम का फंक्शन है। डेट और टाइम का जो फंक्शन होता है वो होता है नाउ। चलिए ये भी बता देते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे फंक्शन लगाया, इक्वल NOW लिखा, यहाँ पे डेट और टाइम दोनों इंसर्ट होके आ गई। देखिए यहाँ पे डेट आ गई और ये टाइम आ गया, 21:20। ठीक है, यानी कि 9:20। यहाँ पे 24 घंटे का फॉर्मेट मेरे सिस्टम में लगा है तो आ गया। तो नाउ फंक्शन से डेट और टाइम दोनों आ जाते हैं। नेक्स्ट, डिफॉल्ट रूप से एक्सेल 2021 में आपके द्वारा बनाई गई किसी भी नई वर्कबुक में कितनी वर्कशीट होती हैं। जो 2021 है या इसके बाद के वर्जन है उसमें एक वर्कशीट होती है। ध्यान रखेंगे 2016 से पहले की 3 थे, 2019 से नहीं एक ही होती है। ठीक है, 2021 से। अब तो ऑफिस 365 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और जो भी टॉपिक आपको कंप्यूटर से रिलेटेड चाहिए आप हमें बता दीजिए, हम आपको MCQ तो करा ही देंगे। जो भी एग्जाम है MCQ जरूरत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होंगे वो सारे करा दूंगा।
MS एक्सेल में मैक्रोज लिखने के लिए मुख्य रूप से किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है? मैक्रो जो लिखा जाता है वो होता है VBA लैंग्वेज के द्वारा लिखा जाता है मैक्रो। देखिए, हो सकता है आपको कुछ क्वेश्चन पढ़ने में पहली बार ये ऐसा लगता हो किसी ने पढ़ाया नहीं, बट मैं चाहूँ तो आपको कंप्यूटर के फादर कौन है, MS एक्सेल कॉपी कैसे करते हैं, पेस्ट कैसे करते हैं, वो क्वेश्चन लेके आ सकता हूँ। बट उसका एग्जाम से आप चाहते हैं वो सभी बच्चे कर लेते हैं, एकेडमी में पढ़ा दिया जाता है कंप्यूटर, उनको पता होता है। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो थोड़े अच्छे आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो एग्जाम में मैंने प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन देखे उसी के बिहाफ पे ये क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए चैनल से, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे लाभ होने वाला है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही मैं निकाल के लेके आ रहा हूँ। तो जो मैक्रो लिखा जाता है वो विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन लैंग्वेज में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सेल 365 में नई वर्कशीट बनाने की कुंजी क्या है? तो ये तो अभी मैं पहले ही बता चुका। नई वर्कशीट या तो शिफ्ट F11 से आप नई वर्कशीट आ जाएगी, या अल्ट शिफ्ट F1 से भी आ जाएगी, इन दोनों से आ जाएगी। ध्यान रखना, अगर आपको पूरी की पूरी नई वर्कबुक बनाना है तो कंट्रोल N वर्कबुक आ जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिए दोनों में। अगर आपको वर्कशीट चाहिए तो शिफ्ट F11। चलिए, इसका जो सही जवाब है वो क्या है? ओनली 1 एंड 2। नेक्स्ट, MS एक्सेल 365 में किस प्रकार के सेल रेफरेंस में एक फॉर्मूला होता है जो फॉर्मूला कॉपी करने पर नहीं बदलता है? एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस नहीं बदलता है, काफी बार हो गया और काफी बार पूछा गया है, बता नहीं सकते कितनी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। यूपी पुलिस का तो फेवरेट है, कंप्यूटर ऑपरेटर में ये क्वेश्चन 3-4 बार रिपीट हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल 365 में एक एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है? एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है, दोनों से पहले कॉलम आ जाएगा। कौन सा MS एक्सेल 365 में रिलेटिव सेल रेफरेंस है? रिलेटिव सेल रेफरेंस का मतलब क्या है? जो चेंज होता रहता है, सिंपल सा होता है C2, ना तो कॉलम लॉक होगा ना रो लॉक होगी। फॉन्ट के आकार कितना होता है? डिफॉल्ट रूप से मैक्सिमम फॉन्ट होता है 1 से लेकर 409 तक होता है। चलिए बता देता हूँ। ये देखिए, ये है, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे सिलेक्ट किया 0, 0 तो होगा ही नहीं, 1। देखिए ये कितना छोटा होके आ चुका है। अब इससे मैं सिलेक्ट करता हूँ, चलिए इसे बताता हूँ। सिलेक्ट किया इस सेल को और इस फॉन्ट को क्लिक किया मैंने, यहाँ पे 409 कर दिया, 408 पहले किया। देखिए 408 हो चुका है यहाँ पे फॉन्ट। अब मैं 409 नहीं 410 करता हूँ, 410। अब देखिए इसने बता दिया फॉन्ट साइज मस्ट बी बिटवीन 1 to 409 पॉइंट। ठीक है, तो MS एक्सेल 360 में जो फॉन्ट हो सकता है वो 1 से लेकर 409 पॉइंट तक का हो सकता है। ये आप ध्यान रखें, 1 से कम नहीं, 409 से ज्यादा नहीं। What is the address of 9th row and 6th column in MS Excel? 9 रो 6 कॉलम, 6 कॉलम का मतलब होता है F, रो 9 है तो 9 F9 बिल्कुल ठीक है। 6 कॉलम का मतलब F9, ये गलत है दोस्तों, या ऑप्शन नंबर C बिल्कुल 3 हो। चलिए मैं इसलिए अब ठीक कर दिया मैंने, F9 9th रो 6 कॉलम। ठीक है, नेक्स्ट F9। ठीक है, अगला MS एक्सेल 2021 में निम्नलिखित फंक्शन का आउटपुट क्या होगा? देखिए सीलिंग लिखा है, पहले ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा। 9 5 जा 45, यहाँ पे 45,12 हुआ, और अगर 45 सीलिंग लगा, ज्यादा वाली वैल्यू चाहिए, 12 4 जा 48, आंसर आएगा 48। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिए। अगर आपको इसी टाइप से और भी क्वेश्चन चाहिए तो मेरे अकॉर्डिंग अभी एक्सेल की एक क्लास और, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी एक क्लास और बनती है, वो मैं आपको 50 क्वेश्चन और करा दूंगा। और 50 क्वेश्चन फिर आप चाहे यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जाम दीजिए, चाहे जूनियर असिस्टेंट 55-12 का, या 2702 का, BPU का, दिल्ली पुलिस, BSF, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल, ASI, जो कि बच्चों के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं एक्सेल से या MS ऑफिस से, तो आप बता दीजिए। और अगर समझ में आई है तो कमेंट कर दीजिए, चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।